मेरे जेठ 45 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो कुंवारे थे। मुझे और मेरे पति को एक साथ देखकर जेठ हमेशा तड़पते रहते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता, तो मौका पाकर भाई साहब मुझे अपने कमरे में बुला लेते या फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार भाई साहब ऑफिस से देर रात घर आए। आते ही वो अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। तब उनकी सेवा करने के लिए मैं उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। जब भाई साहब ने अपने शरीर पर से कंबल हटाया, तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे कमरे में जाने से पहले ही भैया पूरी तैयारी करके लेटे थे। उनके शरीर पर से कंबल हटते ही मेरी नज़र वहीं ठहर गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। उस पूरे 1 महीने में जो भी चीज़ मैं अपने पति से मांगती थी, वो मुझे लाने से पहले कहता था कि भाई साहब से पूछ कर लाता हूँ, भाई साहब से पैसे लेता हूँ। हर चीज़ में मेरा पति बड़े भाई साहब की अनुमति लेता था। आकाश और विकास दोनों भाई थे। विकास छोटा था, जबकि आकाश बड़े भाई साहब थे। उन्होंने शादी ही नहीं की थी। अपने पति विकास से मैंने भाई साहब की शादी ना करने का कारण पूछा। तब वो बोले, अब तक मुझे भी इसका कारण समझ में नहीं आया है। भाई साहब को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। भाई साहब अब 45 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे ससुराल की पूरी संपत्ति भाई साहब की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित की थी। मेरा पति अपने भाई की कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो भाई की कंपनी संभालता था। हमारा रहने वाला बंगला भी भैया ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई मिलकर रहते थे। सासू माँ तो मुझसे कहती थी, अब तुम घर में आई हो तो तुम्हें और विकास को साथ देखकर आकाश का भी शादी करने का मन हो जाएगा। कुछ दिन मैंने भी भाई साहब को शादी करने के बारे में समझाया था, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। कई बार मैंने उनके शादी न करने का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। 1 महीने में ही मैं ससुराल में अच्छी तरह से बस गई थी। घर में ससुर नहीं थे, लेकिन ससुर की जगह बड़े भाई साहब थे। भाई साहब मुझे कभी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक बार भाई साहब को थोड़ा बुखार हो गया, तब 4-5 दिन घर पर इलाज कराते हुए वो ऑफिस जाते थे। देखते ही देखते सामान्य बुखार मलेरिया में बदल गया। तब तुरंत भाई साहब को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाई साहब 8-10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। 8-10 दिनों में अस्पताल में टिफ़िन लाने और ले जाने में मैं थक चुकी थी। 10 दिन बाद भाई साहब को अस्पताल से घर लाया गया। अस्पताल के चक्कर में मैं बहुत थक गई थी। घर में काम करने के लिए नौकरानी थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। सासू माँ मुझे एक रोटी भी बेल कर नहीं देती थी। उस दिन मैंने सासू माँ से कहा, माँ मेरी बहुत भाग दौड़ हो रही है। घर में विकास के लिए अलग खाना बनाना, अब भैया के लिए दूसरा फीका खाना बनाना पड़ता है। उसमें आपका भी खाना अलग होता है। अब कुछ दिन भैया घर पर ही आराम करेंगे, तो उनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सासू माँ बोली, पूजा अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गईं? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी। तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम किया है, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए परिवार अलग हो गए हैं। आज की लड़कियां जॉइंट फैमिली में कैसे रहेंगी? अभी से तुम बूढ़ी सास और जेठ से तंग आ गई हो। तुम्हारे काम में मदद करने के लिए घर में नौकरानी है, फिर तुम्हें इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? सिर्फ 2-4 रोटियां तो बनानी हैं, तुम्हें इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब से मैं अपनी सासू माँ को कभी भी रसोई में थोड़ा भी चक्कर लगाते हुए नहीं देखी थी। फिर वो बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, आप एक भी काम को हाथ मत लगाइए। आपको जहाँ जाना है जल्दी जाइए। मेरे कड़वे बोल सुनकर वो बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी।
पूरे 10 मिनट का भाषण देकर सासू माँ ने आखिरकार सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए थे। भाई साहब की बीमारी के कारण उनके ऑफिस का बहुत सारा काम विकास को संभालना पड़ रहा था, इसलिए वो रात में देर से ही घर आता था। उस दिन दोपहर में भाई साहब को सूप देने गई थी तो उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वो थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उन्हें अपने हाथ से वो सूप पिलाया। सूप पीने के बाद उनका मुंह मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने भाई साहब के मुंह के पास से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया, वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। भाई साहब की बीमारी के दौरान दिन भर मैं उनके पास बैठी रहती थी, क्योंकि कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैं उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी। भाई साहब ने अपनी तबीयत ठीक न होने के कारण पूरे हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी। उस हफ्ते के 3 दिन बीत चुके थे। पिछले 3 दिनों में मैंने भाई साहब की बहुत देखभाल की थी। मेरी वो देखभाल देखकर भाई साहब मुझसे इतने प्रभावित हो गए कि 3 दिनों में ही उन्होंने कहा, पूजा तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैंने कहा, भैया, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का नेकलेस देखा था। वो लेटेस्ट डिज़ाइन था, जिसे लेने की मेरा बहुत इच्छा थी, लेकिन विकास ने पैसे की कमी के कारण वो नेकलेस लेने से मना कर दिया। तब मैं भैया के सामने मायूस होकर बोल रही थी। अब मौका मिला था तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं थी। तब भाई साहब ने कहा, पूजा, तुम्हें नेकलेस पसंद आया था, इस बारे में तुम्हें मुझसे एक शब्द तो कहना चाहिए था ना। मैं उसी समय तुम्हें वो नेकलेस खरीद कर देता। फिर उन्होंने मुझे तुरंत अपना कार्ड दे दिया। शाम को जाकर मैंने वो नेकलेस खरीदा। वो नेकलेस मेरे हाथ में आते ही मैं बहुत खुश हो गई थी। धीरे धीरे नज़रों ही नज़रों में हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। मैं तो भाई साहब की बीमारी में उनकी देखभाल करने गई थी, लेकिन भैया की देखभाल करते करते हमारे बीच कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। भैया द्वारा दिलाया गया नेकलेस देखकर विकास तो चौंक गए थे। वो बोले, भाई साहब ने आज तक मुझे भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करने दी। एक ही बार में उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी शॉपिंग कैसे करने दी? मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। भाई साहब ने अपने छोटे भाई को आज तक इतनी शॉपिंग कभी नहीं करने दी थी। 3 दिनों में ही उन्हें मुझसे इतना क्या लगाव हो गया था कि उन्होंने एक शब्द पर मुझे जो भी चाहिए वो दिला दिया। खैर, भैया बीमार होने के कारण ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। उस दौरान कंपनी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, वो भी दूसरे शहर में थी। भाई साहब बीमार होने के कारण जा नहीं सके, इसलिए उन्होंने अपनी जगह विकास को भेज दिया। अब अगले 4 दिन विकास बाहर शहर में ही रहने वाला था। उस दिन सुबह विकास बाहर शहर जाने के लिए निकला। उनके जाने के बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो गीले बालों में मैंने तौलिया लपेटा हुआ था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाकर बाल पोंछना शुरू किया, मुझे भाई साहब की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। भाई साहब की तेज़ आवाज़ सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वो कब से मुझे पुकार रहे हैं। इस पर सासू माँ अभी घर पर ही थीं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। खुद को काम से दूर रखने की उनकी बुरी आदत थी, इसलिए वो दिन भर घर से बाहर गप्पे लड़ाने चली जाती थीं। तभी मैं दौड़ती हुई भाई साहब के कमरे में गई। दौड़ने की हड़बड़ाहट में मेरे बालों से लिपटा हुआ तौलिया भी गिर गया था। उनके कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, भाई साहब, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं नहाने गई थी, इसलिए आपकी आवाज़ मैं सुन नहीं पाई। भैया बोले, पूजा, आज मुझे थोड़ी जल्दी ही भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाता तो थोड़ा अच्छा लगता। तब मैं तुरंत नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जाने से पहले मैंने भैया को उनका नाश्ते के पहले वाली गोली देनी चाहिए। गोली का बॉक्स उनके बिस्तर के पास ही था। वो बॉक्स काफ़ी नीचे रखा हुआ था। बॉक्स लेने के लिए जैसे ही मैं नीचे झुकी, वैसे ही पीछे से मुझे अपनी पीठ पर भैया का हाथ महसूस हुआ। तब मैं तुरंत सीधी खड़ी हो गई। मैं भैया से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो बोले, पूजा, तुम्हारी पीठ पर तुम्हारे गीले बालों का पानी आ गया था, वही पोंछ रहा था। गीले बालों में तुम और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। भैया तो सुबह सुबह मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगे थे।
उनके सामने मुस्कुराते हुए मैं तुरंत नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में मैंने उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया था। मेरे हाथ का हलवा खाकर भैया हमेशा मेरी तारीफ करते थे, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे थे। बीमार होने के कारण मैं अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाती थी। उस दिन रात को मैं भैया को खाना खिला रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें रोटी का टुकड़ा खिलाया, उन्होंने मेरी उंगली काट ली। इतने दिनों में ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। उन्होंने जानबूझकर काटा था या गलती से, ये मुझे समझ नहीं आया। भैया ने थोड़ा ज़ोर से ही काटा था। मैं दर्द से कराने लगी थी। तब भैया ने मेरे हाथ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। फिर वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। भैया ने एक अलग ही शुरुआत की और फिर बोले, पूजा, मेरी पत्नी भी तुम जैसी ही बातूनी होनी चाहिए थी। उनकी बातें सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि वो शादी के लिए तैयार हो गए थे। ये मुझे समझ आ गया था। आगे उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं, बल्कि अब तुम ही चाहिए हो। मैं तुम्हारे जैसी तो ढूंढ ही नहीं सकता था। मेरी कोई जुड़वा बहन भी नहीं थी। भैया बोलते बोलते एक ऐसा शब्द कह गए थे जिसने मेरे मन पर एक अलग ही असर कर दिया था। भाई साहब ने कहा था, ऐसा समझ लो कि मुझे पत्नी के रूप में तुम ही चाहिए। यानी भैया का मेरे प्रति नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा था। उस समय मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी ओर आकर्षित हो रही थी। भैया की बीमारी ने हमें एक दूसरे के करीब आने का मौका दिया था, क्योंकि इन दिनों भैया मेरे सामने ज़्यादा ही बातें कर रहे थे। पहले भी वो मुझसे थोड़ी बहुत बातें करते थे, लेकिन अब तो वो अपने मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त करने लगे थे। उन्हें मैं पसंद आने लगी थी, ऐसा मुझे लगने लगा था। देखते ही देखते भैया की छुट्टी का हफ्ता ख़त्म हो गया था और मेरे पति विकास भी घर आ गए थे। विकास के घर आने के बाद रात को उसने कहा, भैया ने तुम्हें नेकलेस खरीद कर दिया और शॉपिंग के लिए अपना कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी सुनते हैं तो तुम भैया से मेरे लिए 10 लाख रुपए की सिफारिश करो ना। मुझे कुछ अर्जेंट पैसे चाहिए। भैया और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता बन रहा था, जिससे वो मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। हमारे बीच के रिश्ते की विकास को भनक तक नहीं थी। मैंने विकास से पूछा कि आपको इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। वो गाड़ी लेने की मेरी बहुत इच्छा है। तब मैं उनसे बोली, ठीक है। इसके बाद विकास सो गए और मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। मैं भाई साहब को हल्दी का दूध देना भूल गई थी। पिछले कुछ दिनों से भाई साहब को कैल्शियम की कमी हो रही थी, इसलिए मैं उन्हें रोज रात को हल्दी वाला दूध देती थी। उस रात भी मैं उनके कमरे में हल्दी का दूध लेकर गई। दूध का गिलास उनके कमरे में रखकर मैं वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो बोले, पूजा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मुझे दूध का गिलास तो ख़त्म करने दो। मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। इन दिनों भाई साहब मेरी हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा, ये नाइटी तुम पर बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो मैं दिखने में सुंदर थी, मेरी इतनी तारीफ तो विकास ने भी नहीं की थी। भैया का मेरे प्रति भावनाएं बदल रही थीं, ये मुझे समझ में आ रहा था। बातों बातों में मैं बोली, भाई साहब, मुझे कुछ चाहिए था। मैं अपना नाम आगे करके उनसे 10 लाख की मांग करने लगी। अगर विकास के नाम से मैं उनसे पैसे मांगती तो वो कारण पूछते और गाड़ी के नाम से वो पैसे भी नहीं देते, लेकिन मैं अपने नाम से भैया से पैसे मांगने लगी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कुछ अलग ही बातें करना शुरू कर दिया। वो बोले, पूजा, जब तुम विकास के साथ होती हो तो मुझे विकास से जलन होती है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसी सुंदर पत्नी है। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। तो भाई साहब ने बोलते बोलते मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू किया था और वो धीरे धीरे हद पार करने लगे थे। हमारे बीच कुछ होने ही वाला था कि तभी भैया अचानक मुझसे दूर हो गए। मैंने उन्हें एक बार भी मना नहीं किया था, यानी उन सब में कहीं ना कहीं मेरी भी सहमति थी। अब भाई साहब मुझसे दूर हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। कुछ समय पहले वो मुझसे करीब होने की कोशिश कर रहे थे,
अचानक ऐसा क्या हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया। उस रात के बाद पूरे 3 दिन तक भैया ने मुझसे बात तक नहीं की थी। उन्होंने चुपचाप मेरे हाथ में 10 लाख का चेक दिया। वो चेक मैंने विकास को दे दिया। विकास ने कहा, भैया तुम्हारे ऊपर इतने मेहरबान कैसे हो गए, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो मुझे 1000 रुपए का भी हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। भैया और मेरे बीच किस प्रकार का रिश्ता बन रहा था, इसकी विकास को जरा भी खबर नहीं थी। मैंने उसकी बात पर सिर्फ सर हिलाया। अगले 4 दिन बाद से ही सुबह से सासू माँ की उनकी बहन के घर जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। उन्होंने सुबह सुबह मुझसे 1 किलो लड्डू और भी बहुत सारी मिठाइयाँ मंगवाई थीं। वो बहन के घर जा रही थीं या पिकनिक पर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सासू माँ को सब कुछ बना कर दिया। उनके लिए नाश्ता बनाने में मैं इतनी बिजी थी कि सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी थी। उठने के बाद से ही मैंने सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आई थी। सासू माँ का सारी पैकिंग 10:30 बजे तक कर दी थी। उसके बाद वो जाने की तैयारी करने लगी। उस दिन 10:30 बज गए थे और मेरे नहाने का समय भी हो गया था। कुछ समय बाद सासू माँ अपनी बहन के घर चली गईं और विकास भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे। इसी दौरान भाई साहब भी अभी अभी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। बाद में घर में केवल मैं ही अकेली बची थी। नौकरानी भी सारे काम निपटाकर घर चली गई थी। सभी के जाने के बाद मैं आराम से नहाने गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। मैंने बस पल्लू ओढ़ा ही था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने से भाई साहब अंदर आए थे। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह से हड़बड़ा गई थी, क्योंकि मेरे शरीर पर पल्लू भी ठीक से नहीं था। हड़बड़ाते हुए मैंने पल्लू ओढ़ा। भैया मेरी ओर आए और बोले, पूजा, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सिर्फ थोड़ी सी साड़ी ही तो उलझी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। भैया को घर में किसी के ना होने पर मुझसे ऐसी क्या गुप्त बातें करनी थीं। मेरे मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। मैं विचार कर ही रही थी कि तभी भैया मेरे सामने आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। सिर्फ एक साधारण माफ़ी मांगने के लिए भैया ने इतना सस्पेंस क्रिएट किया था। भैया, आप मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं? मैंने उनसे पूछा। मेरे इस सवाल पर उन्होंने कहा, पूजा, 3 दिन पहले जब तुम रात को मुझे हल्दी का दूध देने आई थी, तब मैंने खुद तुम्हारे पास आकर बहुत बुरा व्यवहार किया और तुम्हें कमरे से जाने के लिए कह दिया। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं भैया, मुझे आपकी हरकत की बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आप तो मेरे अपने ही हैं। मेरी बात सुनकर भाई साहब मेरे और भी ज़्यादा करीब आ गए। वो बोले, तुम्हारा ये अपनापन वाली बात मुझे पागल करके रख देती है। इसके बाद उन्होंने फिर से मेरे साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगे। उस वक्त मैं भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकी, उल्टा मैं उन्हें प्रतिक्रिया देने लगी थी। अचानक भैया ने मुझे पास लेकर फिर से दूर कर दिया था, फिर माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चले गए। भाई साहब की इस हरकत पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। बार बार मेरे करीब आकर मेरे मन में भावनाएं जगाकर वो पल भर में मुझसे दूर हो जाते थे। इससे मेरी चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। भैया ने 2 बार मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन अब नहीं। अब तो मैंने तय कर लिया था कि मैं उनके पास जाकर ही रहूंगी। सासू माँ अभी घर पर नहीं थी। रात को विकास थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चले जाते थे। उस रात जब विकास गहरी नींद में गए, तब तक मैं कमरे में उसके बगल में ही सोई थी। जब मुझे समझ में आया कि विकास गहरी नींद में है, तो मैं उसके पास से उठ गई, फिर खुद को संभाला और भैया के कमरे में गई। भैया भी मुझे सोते हुए दिखाई दिए। मैं उनके पास गई, तभी उनके कमरे की लाइट जल गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने विकास था। विकास ने कहा, पूजा, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? ये कौन है जो मेरे भाई को इंजेक्शन लगा रहा है? विकास ने तब मेरे बगल में खड़े डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली। मैं अपने साथ डॉक्टर को लेकर आई थी। मेरी बात पर ही वो भैया को इंजेक्शन लगा रहा था। हमारे शोर से भैया भी नींद से जाग गए।
वहाँ क्या हो रहा था ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। विकास ने कहा, भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी आपके साथ ऐसा कुछ करेगी इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विकास क्या बड़बड़ा रहा था ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। वो भाई साहब को बताने लगा कि पूजा किसी डॉक्टर को साथ लेकर आई है, ये दोनों मिलकर आपको कोई इंजेक्शन देने वाले थे। भाई साहब ने विकास को शांत किया, फिर वो बोले, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि पूजा कुछ गलत कर सकती है। फिर भाई साहब ने मुझसे सवाल किया, पूजा ये सब क्या हो रहा है, तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी, सच सच बताना। तब मैंने बोलना शुरू किया, भाई साहब मैं अपने साथ गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को लेकर आई थी, क्योंकि मुझे आप पर शक था कि आपके अंदर कुछ कमी है। आप 45 साल के हो गए हो और आपकी इतनी संपत्ति है, फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की। विकास मैंने तुमसे भी कई बार भैया के बारे में पूछा, लेकिन तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे लगा शायद भैया ने अपनी कमी सभी से छुपा रखी है। मुझे इसकी जांच करनी थी, इसलिए आज मैं अपने साथ डॉक्टर को लेकर आई थी। डॉक्टर इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे थे ताकि वो ठीक से जांच कर सकें और भैया को इसके बारे में पता ना चले। मेरी बात सुनकर भाई साहब बोले, पूजा तुम्हें किसने बताया कि मेरे अंदर कुछ कमी है, तुमने ऐसा कैसे सोचा। तभी मैं बोली, भाई साहब कई बार आप मेरे करीब आते आते रुक गए थे, मेरी आपके ऊपर पूरी नज़र थी, इसलिए मैं आपके पास आती रहती थी। मुझे सच्चाई जाननी थी कि क्या आपके अंदर सच में कोई कमी है या शादी ना करने का कोई और कारण है। इसी वजह से मैं आपसे मीठी मीठी बातें करती थी। भैया अब तो सच बता दो, क्या आपके अंदर किसी प्रकार की कमी है जो आप शादी करने से इनकार कर रहे हैं। तब भैया बोले, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरा शादी न करने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है मेरा सच्चा प्यार। जब मैं 25 साल का था तब से ही मैं अपने बचपन की दोस्त संजना से शादी करना चाहता था। संजना से मुझे बहुत प्यार था। उसके परिवार ने हमारी शादी के लिए अनुमति दे दी थी। हमारी शादी के लिए मैं माँ से भी अनुमति लेने वाला था, लेकिन कुछ ही दिनों में पता चला कि संजना को ब्रेन ट्यूमर है। उसके माता पिता ने उसका इलाज शुरू किया था, लेकिन इलाज के दौरान पैसों की कमी हुई और संजना ने अपनी जान गंवा दी। उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने प्यार को बचा सकूं। उस दिन के बाद से मैंने अपने दिमाग से शादी का विचार निकाल दिया और सिर्फ पैसा कमाने का ठान लिया। माँ मुझे हमेशा शादी के लिए जोर देती थी, लेकिन संजना के बिना मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ वही थी। कभी कभी तुम्हें और विकास को साथ देखकर मेरी शादी की इच्छा होती थी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता था मुझे संजना याद आती थी। आखिरकार मैंने अपने मन को समझा लिया कि जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं संजना के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बात करते करते भाई साहब की आंखों में आंसू आ गए। फिर विकास ने उन्हें संभाला। उसके बाद मैं बोली, भैया मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। आप दिल से बहुत अच्छे हैं, आप इतना पैसा भी कमाते हैं, आपने अपने छोटे भाई को भी सही रास्ता दिखाया है। कल हमारी संतान आपको बड़े पापा कहेगी, लेकिन वो आपको पापा नहीं कहेंगे। कितना भी हो, आपकी संतान और हमारी संतान कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही। कल बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। सासू माँ से अब कुछ काम नहीं होता। आखिर वो हमारे साथ कितने साल रहेंगी ये कहा नहीं जा सकता। आप कितने दिन अकेले जिंदगी जिएंगे। अभी भी आपकी शादी का समय नहीं गया। एक बार किसी लड़की को अपनी जिंदगी में थोड़ा समय देकर देखिए, निश्चित रूप से आपको उसमें भी अपनी संजना नजर आने लगेगी। आपका घर बसता देखकर माँ को भी संतोष मिलेगा। भाई साहब प्लीज अब तो शादी के बारे में सोचिए, अभी भी आपकी शादी का समय गया नहीं है। इतने दिनों से आप शादी करें, इसी वजह से मैं ये सब कोशिश कर रही थी। मेरी बात खत्म होते ही विकास ने मुझसे और भैया से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। वो बोले, पूजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा बड़ा भाई जो मुझे पैसे पैसे का हिसाब लेता है, तुम्हें एक शब्द पर सब कुछ कैसे दे रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
भाई साहब ने 10 लाख का चेक भी तुम्हें दिया। मुझे कोई गाड़ी नहीं लेनी थी। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि भाई साहब तुम्हें इतनी बड़ी रकम देते हैं या नहीं। जब तुम्हें वो 10 लाख का चेक मेरे हाथ में रखा, मुझे समझ में आया कि तुम्हारे और भैया के बीच ज़रूर कुछ गलत संबंध है। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम दोनों पर शक किया। घर में दूसरा कुंवारा भाई होने पर ऐसी गलतफहमी तो होगी ही। मैंने और भाई साहब ने विकास को माफ़ कर दिया। अगले दिन मैं भैया की शादी के लिए एक नहीं बल्कि 10 प्रस्ताव लेकर आई। उनमें से एक लड़की को भैया ने पसंद कर लिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो 1 महीने तक उस लड़की को जानना चाहेंगे और उसके बाद शादी का फैसला करेंगे। उनकी शर्त को हमने मान लिया। 1 महीने बाद उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दे दी। उनका घर बसता देखकर सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सासू माँ को हुई थी। आखिरकार लाख कोशिशों के बाद मुझे सफलता मिली और मैंने भैया का हाथ में उनके बुढ़ापे का सहारा सौंप दिया। तो दोस्तों, हर परिवार में पूजा जैसी बहू हो तो हर घर हमेशा हंसता खेलता और खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।